नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंदर जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 175वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। नाम है इसका एनिमल प्रोडक्शन, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं, पशुपालन बोलते हैं, या फिर एलाइड बोल सकते हो, एलाइड सब्जेक्ट भी इसको बोल सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को इकोनॉमिक्स, आज मैं पढ़ा रहा हूँ एंटोमोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री। इसके बीच में स्टेटिस्टिक्स था, एक सब्जेक्ट था स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। इस वजह से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जितना बुक में दिया गया है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर करते समय जो पढ़ा था, अगर आपने उसको सही से पढ़ रखा है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने उसको सही से पढ़ नहीं रखा है तो जितना इसमें लिखा है उतनी चीजों में मैं आपको समझा नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़नी है तो बीएससी एग्रीकल्चर वाली जो स्टेटिस्टिक्स है उसको आप पढ़िए। उसको मैं इस बुक में कवर नहीं करने वाला हूँ इस सीरीज में, क्योंकि जो बुक में दिया गया है वो बहुत ही कम दिया गया है और उसको कूद कूद के पढ़ाना समझाना थोड़ा सा कठिन है, ना आप लोगों को समझ में आएगा और ना ही मैं उसको समझा पाऊंगा। इस वजह से अगर आपको उसको भी पढ़ना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों ने सही से बताया कि हाँ हमको चाहिए, तो जो एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स है, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला कोर्स है, उसमें मैं पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, जो कि पेड होगा। अगर आप चाहते हो तो वहां से स्टेटिक्स आप पढ़ सकते हो। फिलहाल इकोनॉमिक्स के बाद हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे और यही एनिमल हस्बेंड्री जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ये जो पूरा बुक है ये आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, जो कि मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था। चलिए लास्ट जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट जो सब्जेक्ट है इसका आज हम लोग पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के तरीके से स्टार्टिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीजेस होते हैं, तो एक दो डिजीज इसमें दिए गए हैं, इस लेक्चर में मैंने कवर किए हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जो समझाने वाली चीजें हैं, उनको तो मैं समझाते चलूंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि 500 रुपए का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। कैसे भेजोगे? टेलीग्राम पर जाना और वहां पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना है आपको। इसको लिख के सर्च करोगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट आएगा, वहां पर आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना है। मात्र ये दो चीजें हमें भेजने के बाद आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोर्स बिल्कुल A1 क्वालिटी का है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। उसको आप पढ़ लो, आपका बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है एनिमल प्रोडक्शन में। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इन इंडिया 2019-20 में जो लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, यानी कि जनसंख्या की गणना हुई थी, उसमें जो भारत में लाइव स्टॉक है वो कितने हैं इस समय? 536.76 मिलियन है। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है बफेलो आता है, काऊ आता है, इसके साथ साथ अपना पिग आता है और गोट आता है, सीप आता है। तो ये मेनली इतनी चीजें अपनी आती हैं जो कि लाइव स्टॉक के अंदर गिनी जाती हैं। आगे बात करते हैं शेयर ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया। पूरी दुनिया का लगभग 15% लाइव स्टॉक भारत में है। अगर पूरी दुनिया में 100 लाइव स्टॉक है तो 15 लाइव स्टॉक केवल और केवल भारत में है। अगर हम कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो कैटल में आपको केवल यही दो मिलेंगे, गाय और भैंस। गाय, भैंस और बैल, सांड, इनकी बात हो रही है। तो कैटल में क्या होगा? कैटल में आपको 303.76 मिलियन बोवाइंस हैं इंडिया में। इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। यहां पर बात हो रही है 536 टोटल है, 303 इसमें बोवाइंस है। और बफेलो कितनी है? बफेलो इसमें है
109.85। ठीक, आगे बात करते हैं कैटल डिजीज दैट इज कम्युनिकेटेड टू मैन। कहने का मतलब गाय भैंस में एक ऐसी डिजीज है जो कि आदमियों में भी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स बोलते हैं। एंथ्रेक्स का सिम्टम ऐसे होता है, नाक से खून आने लगता है। आगे अभी डिटेल में समझेंगे कि एंथ्रेक्स होता कैसे है। एंथ्रेक्स जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो कि बैसिलस एंथ्रेक्सिस की वजह से होती है। ये एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस की वजह से होती है, जो कि एनिमल में होती है। और ये जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस होती है, स्पोर्स रिमेन वायबल फॉर मेनी इयर्स इन सॉइल वाटर और एनिमल हाइड्स एंड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है, ये एनिमल के जाने के बाद मिट्टी में, पानी में, एनिमल के हाइड्स में जहाँ एनिमल रहते हैं, और एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत दिनों तक ये जीवित रह सकता है। और जैसे ही इसको कोई एक होस्ट मिलेगा, ये तुरंत ही अपना काम करना शुरू कर देगा, उस होस्ट को भी बीमार करना शुरू कर देगा। द मेन रूट्स ऑफ एंट्री ऑफ द एंडोस्पोर आर बाई ingestion from soil when grazing or in contaminated food and by infection of wounds। कहने का मतलब ये है कि इसका जो इन्फेक्शन होता है कब होता है? जब जानवर चर रहा होता है। ठीक, यानी कि जब चारागाह में वो चरने के लिए जाता है, ग्राजिंग करने जाता है, तो क्योंकि मिट्टी में अगर बैक्टीरिया पहले से पड़ा हुआ है तो वो इसके मुंह में चला जाएगा, और मुंह से चला जाएगा, पानी से चला जाएगा, या इसके साथ साथ जो इन्फेक्टेड वॉन्स है वहां से चला जाएगा। कैटल, सीप एंड गोट सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं। ठीक, तो इन जगह से इनका इन्फेक्शन होता है, और कैटल, सीप और गोट ये तीनों चीजें इससे इन्फेक्टेड होती हैं। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, तो जो एंथ्रेक्स लगता है, तो एंथ्रेक्स के बाद एक और सिम्टम प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं एक्यूट सेप्टिसीमिया। जब एक्यूट सेप्टिसीमिया हो जाता है, तो जैसे ही ये चीज होती है, इसके 2 घंटे के अंदर अंदर ही जो जानवर होता है वो कोलैप्स कर जाता है और तुरंत ही मर जाता है। मतलब अचानक से 2 ही घंटे में एक्यूट सेप्टिसीमिया जब होता है, देखो पहले एंथ्रेक्स होगा, और एंथ्रेक्स जो होता है वो आगे चलकर एक्यूट सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सेप्टिसीमिया एक्यूट प्री एक्यूट सेप्टिसीमिया जब होता है, तो मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर ही जो अपना जानवर होता है ये मर जाता है। जब एक्यूट सेप्टिसीमिया होती है तो ये अकर्स होता है लगभग 48 से लेकर 96 घंटे के। क्लिनिकल साइन इसमें आते हैं, इंक्लूड फीवर, एनॉक्सीरिया, रूमिनल स्ट्रेट्स जो ये निकल रहा है, इसके साथ साथ हेमेटोरिया एंड ब्लड ट्रिगर्स डायरिया, ब्लड निकलने लगता है। तो ये सभी चीजें 48 से 96 घंटे तक होती रहती हैं। और जैसे ही प्री एक्यूट सेप्टिसीमिया आएगा, उसको 2 ही घंटे के अंदर मर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सिम्टम तो 48 से लेकर 96 घंटे तक आपको थोड़ा थोड़ा दिखने शुरू होगा, लेकिन जैसे ही ये बिल्कुल सीवियर कंडीशन में जाएगा, तुरंत ही मार देगा, 2 घंटे के अंदर अंदर ही जानवर मर जाएगा। इसमें जो प्रेग्नेंट एनिमल होती है वो अबॉर्ट कर सकती है मिल्क प्रोडक्शन को, एंड अब्रप्ट कर सकती हैं डिजीज को, अब्रप्टली डिजीज हो जाती हैं। टर्मिनल साइन इसका क्या होता है कि सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, डिस्ट्रेस हो जाता है, और कन्वुल्सन हो जाता है। इन सभी सिम्टम की वजह से जानवर बहुत जल्दी मर जाता है। तो ये अपना एंथ्रेक्स जो बीमारी थी, इसको अगर हमको प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना होगा, जैसे पेनिसिलिन जे, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, या फिर क्लोरामफिनॉल, इन सब का हम यूज कर सकते हैं जिससे कि एंथ्रेक्स को कंट्रोल किया जा सके। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं अलग से एक लेक्चर इसमें रिकॉर्ड करूंगा कि जानवरों में होने वाली डिजीजेस, उनके सिम्टम, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कस कर दिया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बुक में केवल एक लाइन में था, तो एक लाइन को मैंने 3 स्लाइड में डिवाइड करके थोड़ा सा बताने का कोशिश किया। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है। काउज मिल्क लाइट येलो। काऊ का जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। वो क्यों होता है? वो होता है कैरोटीन की वजह से। जो मिल्क होता है वो व्हाइट कलर का क्यों होता है? मिल्क के अंदर कैसीन पाई जाती है, इसी की वजह से मिल्क जो होता है वो सफेद होता है। मिल्क के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। मिल्क में एक एलिमेंट होता है जो बहुत डिफिशिएंट होता है, वो है आयरन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है
कि मिल्क में कौन से एलिमेंट की कमी पाई जाती है, तो मिल्क में आयरन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन आयरन नहीं पाया जाता है। मिल्क जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान आता है। और फैट जो होते हैं, मिल्क के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि जो फैट के जो दाने होते हैं, थोड़ा सा दानेदार जो फैट होता है, उसको क्या कहते हैं, वो इमल्सन फॉर्म में इसमें पड़ा होता है। ठीक, तो फैट ग्लोब्यूल्स इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ इमल्सन, इमल्सन फॉर्म में पड़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मिल्क के अंदर जो फैट होता है वो इमल्सन फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है, उसी में मिक्स रहता है। प्रोटीन परसेंटेज इन द मिल्क इज द फॉर्म ऑफ कोलाइडियल, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोलाइडियल फॉर्म में पड़ा होता है। ध्यान से समझना, जो फैट होता है वो इमल्सन फॉर्म में पड़ा होता है, और जो प्रोटीन होता है वो कोलाइडियल फॉर्म में पड़ा होता है। कोलाइडियल फॉर्म, इमल्सन फॉर्म क्या होता है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि फैट इमल्सन फॉर्म में होता है और प्रोटीन कोलाइडियल फॉर्म में होता है। लैक्टोज एंड मिनरल आर द प्रेजेंट इन द मिल्क फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और मिल्क के अंदर जो मिनरल होते हैं और जो लैक्टोज होते हैं, ये सभी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वाले फॉर्म में एक साथ मिले रहते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, एक तो सीखा कोलाइडियल, एक सीखा इमल्सन, और दूसरा हमने सीखा सॉल्यूशन। इमल्सन में फैट होता है और प्रोटीन कोलाइडियल में होता है, लैक्टोज और मिनरल सॉल्यूशन में होता है। मिल्क जो होता है ये आयरन और विटामिन सी का बहुत पुअर सोर्स होता है, मिल्क के अंदर आयरन और विटामिन नहीं पाया जाता है। इंडिया का जो रैंक है वो कारपेट वूल बेस्ट प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है, और क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग इमेज के लिए, यानी कि ध्यान से समझना, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कारपेट वूल बेस्ट क्रॉप फॉर साइलेज। यहाँ से अलग है, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ से अलग चीज है। कारपेट वूल को बनाने के लिए, यानी कारपेट जो वूल बनता है उसके प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पर है। और सबसे अच्छी, अगर हम क्रॉप की बात करें कि सबसे अच्छा साइलेज किसका बनता है, तो जो मेज होता है इसका सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। साइलेज पशुओं का अचार कहा जाता है इसको। टेम्परेट ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना, जो सीमन निकालने के लिए जो यूज किया जाता है, एक आर्टिफिशियल वेजाइना होती है जिसकी मदद से जो सांड होता है या भैंसा होता है, ये मतलब जो भी मेल वर्जन होता है कैटल का, उससे जो सीमन निकाला जाता है वो एक आर्टिफिशियल वेजाइना से निकाला जाता है, जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो फर्स्ट क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था डॉली, ये एक सीप की एक प्रजाति थी, ये इसको क्लोनिंग के थ्रू बनाया गया था। ये कौन था, ये डॉली नाम था इसका। ये क्या थी, एक भेड़ थी। ठीक, ये किससे बनाई गई थी, ये एक क्लोनिंग के तरीके से, क्लोनिंग के मेथड से बनाई गई थी। जो ऊन का उत्पादन है ये कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान में लगभग 35% का ऊन उत्पादन होता है। पूरे भारत में सबसे बड़ा जो ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है वो राजस्थान है, जिसमें 35% उत्पादन होता है। डिसबडिंग जो होता है वो काफ में जो किया जाता है, यानी कि जो बछड़ा पैदा होता है, जो गाय भैंस का जो बछड़ा पैदा होता है वो जब छोटा रहता है, बोले तो 4 से 10 दिन का होता है, उसी समय इसकी डिसबडिंग करते हैं। डिसबडिंग करने का मतलब होता है सींग जो होती है, जो इनकी बाद में सींग जो बड़ी सी होती है, ये सींग ना निकले, गाय और भैंस में ना निकले। भैंसों में तो निकल जाता है क्योंकि भैंस में सींग काफी आकर्षक लगती है, लेकिन जो गाय होती है, जो विदेशी गाय होती है, जैसे फिजिशियन है, जर्सी काऊ है, इन सब की जो विदेशी गाय होती हैं, इनमें जो सींग होती है उसको डिहॉर्न कर दिया जाता है, डिसबडिंग कर दिया जाता है, इनके हॉर्न को निकाल दिया जाता है। तो ये कब किया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है और 4 से 10 दिन का होता है, उस समय इसमें कास्टिक पोटास से इसकी सींग को यहाँ पर ऐसे रगड़ दिया जाता है, और रगड़ के इसका जो सींग होती है उसको बंद कर दिया जाता है, तो आगे चल के सींग ही नहीं निकलती है। बात करते हैं स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ गैसेज इन रोमेन इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। ब्लॉट होता है, ध्यान से समझना, जिसको अफरा बीमारी भी कहते हैं। ये जानवरों में अफरा होता है जिसको हम कहते हैं गैस बन जाना। इसमें क्या होता है कि जो रूमन होता है, यानी कि जो गाय भैंस का जो पेट होता है उसमें गैस भर जाता है। यहाँ पर होता है रूमेन, अंदर से जब देखोगे आप तो ये होता है रूमेन, और पीछे साइड से देखोगे तो यहाँ तक होता है, मतलब ये यहाँ तक ऐसा रूमेन होता है। ये इस साइड से दिख रहा है, अब इसको अगर इसका मुंह इधर कर दोगे तो उसका पीछे वाले साइड से यहाँ होता है रूमेन।
रूमेन जो अंदर से दिखता है वो ऐसा दिखता है। इसमें जब जानवर खड़ा रहता है तो जो सबसे फाइन पार्टिकल्स हाई डेंसिटी वाले होते हैं सबसे नीचे होते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। अब क्योंकि गैस सबसे ज्यादा हल्की होती है तो गैस बिल्कुल आके ऊपर इकट्ठा हो जाती है, और जब यही गैस बहुत ज्यादा हो जाता है तो पशु को बहुत पीड़ा होती है, उसका पेट बहुत फूल जाता है। तो उसको निकालने के लिए, गैस को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके रूमेन में यहाँ पर एक सुराख कर देते हैं, मतलब एक छेद कर देंगे, एक सुई डाल देंगे, निडिल डाल देते हैं डॉक्टर, और उसी सुई से, या कैंटुला भी बोलते हैं, इसी कैंटुला से निकालते हैं यहाँ की गैस को, तो बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके गैस निकल जाता है, तो इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। ठीक। प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम, जब गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद एक बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा दूध निकलता है, तो वो लगभग 24 घंटे तक निकलता रहता है। वो कई बार निकलता है, मतलब ऐसे गांव में लोग कहते हैं 10-12 दिन तक दूध नहीं पीते हैं, तो 10-12 दिन तक जो कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। वो जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, 17.8% तक प्रोटीन होती है। और जो बफेलो का कोलेस्ट्रम होता है उसमें 21.4% कोलेस्ट्रम होता है। ठीक। मतलब कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, जो भैंस का कोलेस्ट्रम है तो उसमें 24% प्रोटीन होगी, और अगर गाय का कोलेस्ट्रम है तो उसमें कितना होगा, 17.8% होता है। ये कोलेस्ट्रम निकलता कब है, जब गाय या भैंस बच्चा देती है, तो बच्चा देने के जो तुरंत बाद जो दूध निकलना शुरू होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। जनरली रूमिनेंट है 4 चैम्बर, जो रूमिनेंट होते हैं इनकी बॉडी में 4 चैम्बर होते हैं रूमेन के। ये यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है रूमेन की। तो रूमेन के 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा होता है, ओमोसम, एबोमोसम, रेक्टम और रूमेन, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक। और आइसोफेगस तो ये होता है, तो 4 चीजें इसके अंदर होती हैं। और जो कैमल होता है इसमें केवल 3 ही चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर इसमें अब्सेंट होता है। मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसके साथ साथ जो विटामिन ए है यह भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, आयरन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, और इसमें विटामिन जो सी है ये भी नहीं पाया जाता है, तो ये 2 चीजें इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। इंडिया पोजीशन फर्स्ट इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पर है। टोटल बफेलो के जनसंख्या में भी भैंस सबसे ज्यादा भारत में है, ऊन का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा भारत करता है। टोटल अगर हम कैटल का बात करें, टोटल हमारे जो पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी सबको मिला लें, तो वो भी हमारे पास सबसे ज्यादा है। द वर्ल्ड फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो, इन विट्रो फर्टिलाइज्ड बफेलो, जिस कहने का मतलब इसको आईवीएफ के जरिए बनाया गया था। ये आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन, ये दोनों मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ा रखा है। तो जेनेटिक्स अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था। इसमें क्या होता है कि जो भैंस होती है इसका एग ले लिया जाता है, और जो भैंसा होता है उसका सीमन ले लिया जाता है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट, एग और सीमन जो होते हैं उसको लेके फिर इसको फर्टिलाइज कराया जाता है बाहर, फिर इसके बाद इसको गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पैदा हुआ, पहला जो पाड़ा था, बफेलो थी, उसका नाम क्या था, प्रथम नाम। ठीक। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्राई प्रोटेक्टेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ सीमन, सीमन को फ्रीजिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्लिसरॉल का प्रयोग करते हैं। और इसको किस में रखते हैं, नाइट्रोजन के, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। किस में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको रखते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है लगभग 196 डिग्री सेंटीग्रेड, शायद इतना होता है, कंफर्म नहीं पता है, 196 या 194 ऐसे कुछ होता है। अगर मैं गलत हूंगा तो एक बार कमेंट में लिख देना, शायद इतना ही होता है, मुझे थोड़ा सा स्किप हो रहा है। कोलेजन इज द मेन प्रोटीन ऑफ स्किन कनेक्टिंग टिश्यू, जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो स्किन और कनेक्टिंग टिश्यू के लिए सबसे अच्छी प्रोटीन मानी जाती है। कैनिबलिज्म कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी आदमी का मांस खाने लगे, गाय भैंस का मांस खाने लगे, और कोई कुत्ता कुत्ते का मांस खाने लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म बोलते हैं। कैनिबलिज्म किस में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, बोले तो मुर्गियों में पाया जाता है। जब एक मुर्गी मर जाती है तो दूसरी मुर्गी उस मुर्गी को खा जाती है,
क्यों खाती है? क्योंकि मुर्गियों के अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। बोले तो NaCl, जो सोडियम क्लोराइड नमक की कमी होती है, तब ये ऐसा कैनिबलिज्म करने लगते हैं पोल्ट्री। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए इनका जो भोजन होता है उसमें नमक दिया जाता है। नमक ये खाते रहेंगे तो सोडियम क्लोराइड की कमी इनके अंदर नहीं होगी। क्रैक्ड फीड इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। बायोटिन की कमी से जो पोल्ट्री होती है, बोले तो जो मुर्गी होती है, इसके अंदर क्रैक्ड फीड हो जाता है। डेगनाला डिजीज जो होती है, इसमें इस तरीके की इसके क्या कहते हैं, जो भैंस होती है, भैंस की पूंछ टूटने लगती है, कटने लगती है, ऐसे कट जाती है, उसमें ढेर सारी ऐसे गांठें पड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं डेगनाला डिजीज या अल्काली डिजीज। ये किसकी टॉक्सिसिटी से होता है? ये सिलेनियम एक एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है सिलेनियम। जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है जानवर के अंदर, बोले तो इसकी जब अधिकता हो जाती है, तो जानवर के अंदर ये डेगनाला डिजीज होती है, जिसको पुचकटा बीमारी भी कहते हैं। इसमें जो गाय या भैंस होती है, इसकी पूंछ कट जाती है और इसमें इस तरीके के ऐसे ऐसे गांठ बन जाती है जो भैंस की पूंछ होती है। क्रेजी चिक, क्रेजी चिक डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ध्यान से समझें, जब मुर्गी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो इसके अंदर एक क्रेजी चिक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि मुर्गी जो है, ये अपना मुंह बिल्कुल अपने गर्दन में मोड़ के ऐसे, जैसे ऐसे करना चाहिए, इसकी गर्दन ऐसी होनी चाहिए, चोंच यहाँ होना चाहिए, लेकिन मुर्गी क्या करती है, ऐसे कर लेती है अपना मुंह ऐसे अंदर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मुर्गी है, इसने अपना मुंह बिल्कुल अंदर अपने गले में ऐसे डाल दिया है, ऐसे घुमा के ऐसे डाल दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेजी चिक डिजीज बोलते हैं। ये क्यों होता है? जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी की वजह से ये होता। ब्रीड ऑफ पाउल्ट्री इज एक्सीलेंट फॉर बॉयलर पर्पज। बॉयलर पर्पज यानी कि जो मांस के लिए हम ये जो मुर्गी होती है, जिसको हम मांस पर्पज के लिए उगाते हैं, मतलब उगाते नहीं है इसको, मतलब इसका इसका पालन करते हैं, तो वो उसमें सबसे अच्छी जो ब्रीड है वो है प्लेमाउथ रॉक। प्लेमाउथ ये जो वेराइटी है, वेराइटी ने एक तरीके की ब्रीड है, एक प्रजाति है। तो मुर्गे की जो ये प्रजाति है प्लेमाउथ रॉक, ये बहुत ही अच्छी होती है बॉयलर के लिए। यानी कि अगर इसको मांस के पर्पज से, इसको अगर मांस हमको लेना है, तो ये हमको इस पोल्ट्री का ब्रीड जो है इसको यूज करना चाहिए। प्रेग्नेंट काउ डज नॉट कम इन ह्यूट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम जो होता है, ये क्रिटिकल होता है टेम्परेरी इंडोर्स इंडोर्सिन स्ट्रक्चर इन फीमेल, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान से समझना, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसी तरीके से फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसको प्रोगेस्टेरॉन बोलते हैं और एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो चाहे यह प्रोजेस्टेरॉन हो, प्रोगेस्टेरॉन, और चाहे फिर एस्ट्रोजन हार्मोन हो, ये दोनों हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ये सिक्रेट होते हैं, तभी जो जानवर होता है वो हीट में आता है, तभी फिर वो गाभिन होता है। तो हीट में अगर नहीं आ रहा है, तो उसके कॉपर सोल्यूटियम में प्रॉब्लम है। कॉपर सोल्यूटियम उसकी बॉडी का एक पार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही से नहीं आती। जो 21 दिन में होना चाहिए वो 21 दिन में होता नहीं है। 21 से 24 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये सही से कंप्लीट नहीं होती है गाय भैंस में। इसी वजह से जो गाय या भैंस है वो गाभिन नहीं होती है, बोले तो हीट में वो आती ही नहीं है। एनिमल प्रोटीन फैक्टर इज नोन एज कोबालामाइन। जो एनिमल प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोबालामाइन बोलते हैं। फैट कंटेंट इन डबल टोन्ड मिल्क। जो डबल टोन्ड मिल्क होता है उसके अंदर फैट कितना होता है? 1.5% फैट होता है। बाकी का जो फैट होता है उसको निकाल लिया जाता है। टोन्ड मिल्क में 2 या 3%, 3% होता है, और बाकी जो फुल क्रीम मिल्क होता है उसमें 7-8% होता है। हे कैन बी रिस्टोर इफ द मॉइस्चर परसेंट बिलो 16। एक तो साइलेज बनाते हैं, एक हे बनाते हैं। जब हम पशुपालन को पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि जब हम साइलेज बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? साइलेज बनाते समय जब फसल बिल्कुल हमारी बड़ी हो जाती है, तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले, चाहे मक्का हो चाहे वो बाजरा हो, फ्लावरिंग से जस्ट पहले उसको काट लेते हैं।
और काट के उसको गड्ढे में दबा के रख देते हैं। चाहे गड्ढे में दबा के रख दो, चाहे किसी कमरे में रख दो, और उसको बहुत कायदे से दबा दबा के प्रेस करके रखा जाता है। तब तो वो बन जाता है साइलेज। और हे कैसे बनता है? जब हम हरे चारे को सुखा देते हैं, हरा चारा जब हमारा सूख जाता है और सूख के उसका जो मॉइस्चर है वो 16% से कम का मॉइस्चर हो जाता है, तो हम क्या बना लेते हैं? उसको हे बना लेते हैं। जैसे बरसीम को सुखा, बरसीम जो है उसको सुखा के हे बनाया जाता है। और जो मेज है या फिर जो अपना बाजरा है, पर मिलेट, इनको साइलेज बनाया जाता है इनसे। ठीक। जो एसएनएफ होता है काऊ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड नॉट फैट, ऐसे सॉलिड मिल्क के अंदर जो कि फैट नहीं होते हैं, फैट के अलावा जो भी सॉलिड होते हैं वो काऊ के मिल्क में कितने होते हैं? वो 8.5 होना चाहिए, स्टैंडर्ड इसका यही है। लेट डाउन मिल्क इन काऊ ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, इसी की वजह से जो गाय या भैंस होती है वो कुआसती है, उसके थनों में जो दूध आने लगता है, जो कि 4 से 5 मिनट तक आता है, ये किसकी वजह से आता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आता है। कई बार जब भैंस दूध नहीं देती, गाय भैंस, तो पशुपालक क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये इंजेक्शन बहुत बेकार होता है, एक तरीके से ऐसे समझो कि ये एक ड्रग एडिक्ट टाइप का होता है। अगर जानवर को इसको लगा के दूध निकाला जाएगा तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी हानिकारक है, जानवर के लिए भी हानिकारक है। इस वजह से इसको आर्टिफिशियली नहीं देना चाहिए। जो भैंस या गाय पुआसती है, बोले तो दूध देना स्टार्ट करती है, तो जो गाय और भैंस में जो दूध देती है भैंसें या गायें, वो किस हार्मोन की वजह से देती हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से वो देती हैं। मिल्क में अंदर एक लिपिड पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं लेक्थिन लिपिड होता है मिल्क के अंदर। साइंटिफिक जो कैस्ट्रेशन होता है, जिससे हम क्या करते हैं? बधियाकरण करना कहते हैं इसको, बधियाकरण करना। इसको कैसे करते हैं साइंटिफिक से? कैसे करते हैं? इसके करते हैं इसको बर्डीजो कस्ट्रेटर से। एक तरीके का कस्ट्रेटर आता है जिससे हम बधिया करते हैं, इस तरीके का ये कस्ट्रेटर होता है। और ये जो टेस्टिकल होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कोई भी जो मेल जानवर होता है उसका जो टेस्टिकल होता है वो इस तरीके से होता है, और यहाँ पर 2 टेस्टिकल होते हैं। ठीक। अब ये दोनों टेस्टिकल ऐसे जुड़े होते हैं, कुछ नसें होती हैं उनकी, ऐसे ये जुड़े रहते हैं, फिर बाद में ये पूरी बॉडी से। तो जो बर्जीजो कैस्ट्रेटर से इसको क्या करते हैं? जब कैस्ट्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? यहाँ पर बहुत तेजी से दबा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये टेस्टिकल है और यहाँ पर बहुत तेजी से दबा दिया गया है। अब जब इसको बहुत तेजी से दबा देते हैं तो ऊपर का जो मांस है, यानी कि ऊपर की जो स्किन होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अंदर यहाँ की जो जो नसें होती हैं दोनों, ये टूट जाती हैं, कट जाती हैं या फिर चिपक जाती हैं। तो यहाँ से जो सीमन बनेगा, जो शुक्राणु यहाँ बनेंगे, वो आगे जाकर स्टोर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से कैस्ट्रेशन किया जाता है। आई होप आपको ये कैस्ट्रेशन समझ में आया होगा कि कैसे होता है और किस इक्विपमेंट से होता है। इसको हम बोलते हैं बर्डीजो कैस्ट्रेटर। ओनली इसेंशियल फैटी एसिड जो पाउल्ट्री में पाया जाता है वो लिनोलिक एसिड होता है। एक तरीके का फैटी एसिड होता है जो कि पोल्ट्री में पाया जाता है, और केवल यही एक फैटी एसिड पोल्ट्री में पाया जाता है। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे आ गया, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो माल्टोज बनता है, यही होता है माल्टोज। जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बनते हैं तब बनता है सुक्रोज। जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है, और ये लैक्टोज क्या होता है? ये मिल्क शुगर होता है। सॉरी, एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज। ग्लूकोज देखो ध्यान से समझना, जब ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा तो सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज बनेगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज ही क्या होता है? लैक्टोज ही होता है कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शुगर के अंदर, ओ सॉरी, मिल्क के अंदर पाया जाता है। सल्फर कंटेनिंग विटामिन थाइमिन और बायोटिन, बायोटिन और थाइमिन के अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मेथिओनिन, ये 3 जो होते हैं ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फेटल सेप्टिसीमिया इन यंग
calves is make sure that they get colostrum. कोलेस्ट्रम जब इनको मिल जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फेटल इंसेप्टिसीमिया नहीं होता है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने सेप्टिसीमिया बताया था कि एंथ्रेक्स होता है, फिर एंथ्रेक्स के बाद फिर ये इंसेप्टिसीमिया होता है, तो वही चीज है कि इंसेप्टिसीमिया किस वजह से होता है। इसको ब्लड पॉइजनिंग भी हम लोग कहते हैं। द बिगेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ रूमिनेंट स्टमच, जो रूमेन होता है, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट क्या होता है, वो होता है रूमेन होता है। ठीक, ओमोसम एवमोसम रूमेन, और एक याद नहीं आ रहा है, एक क्या है, 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट मैंने आपको बताया था। तो ये देखो क्या क्या 4 पार्ट था, ओमेसम एवोमेसम रूमेन और रेटिकुलम। ये रेटिकुलम मैं भूल रहा था। तो ये कुल मिला के 4 होते हैं जो कि पाए जाते हैं रूमेन के अंदर। द ब्लोटिंग पॉइंट, सॉरी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क, मिल्क का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोले तो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब ये उबलने लगता है। पानी का कितना होता है, 100 होता है, यानी कि पानी से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर इस पे जाने पर तब ये उबलना शुरू करता है। द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर पॉलीसेकेराइड जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। कई बार पूछा जाता है कि एनिमल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ग्लाइकोजन पाया जाता है। जानवरों और पौधों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है। केसीन कंट्रीब्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन मिल्क, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें केसीन का जो परसेंटेज होता है लगभग 80% होता है। प्रोटीन जो है, केसीन जो है, वो प्रोटीन का एक नाम है। ढेर सारे टाइप की प्रोटीन होती है, तो जो केसीन प्रोटीन होती है मिल्क में 80% तो केवल केसीन प्रोटीन होती है, बाकी 20% कोई दूसरी दूसरी टाइप की प्रोटीन भी इसमें अंदर पाई जाती है। द मोस्ट वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क इज फैट, सबसे जो वेरिएबल कंस्टिट्यूएंट्स होता है मिल्क में वो फैट होता है। कई बार घट जाता है, कई बार बढ़ जाता है, रोज घटता बढ़ता रहता है। जो डिहॉर्निंग करते हैं वो किससे करते हैं, कास्टिक पोटाश से। जो 4 से 10 दिन के बीच में जो करते हैं, जब जानवर पैदा होता है तो पैदा होने के 4 से 10 दिन बाद जो उसकी सींग में कास्टिक पोटाश लगा के उसको डिहॉर्निंग करते हैं कि जिससे उसकी सींग ना निकल पाए। पाउल्ट्री स्पेशली राइज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन के लिए जो पाउल्ट्री बनाई जाती है, जो मुर्गी पालन मीट के लिए किया जाता है, उसको बॉयलर बोलते हैं। प्रोटीन व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड, कौन सी प्रोटीन डाइजेस्ट की जा सकती है, इलास्टिन प्रोटीन। कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो ऑक्सलेट पॉइजनिंग में दिया जाता है, CSU3 दिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऑक्सलेट की पॉइजनिंग में दिया जाता है। फ्रेशली ब्राउन मिल्क का जो पीएच होता है, जो तुरंत ही जो दुहा गया मिल्क होता है, यानी कि थन से तुरंत जो निकाला गया दूध होता है, उसका जो पीएच होता है वो 6.5 से 6.75 तक होता है। कहने का मतलब थोड़ा सा खट्टा सा होता है। इन डिजीज, द डिजीज इन व्हिच एनिमल अबॉर्ट और गिव बर्थ ऑफ डेड वीक काफ, ये इसको कहते हैं ब्रुसलोसिस। ब्रुसलोसिस इसको हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं बच्चा फेंकना या फिर अबोशन। इसमें क्या होता है कि जो वोम्ब होता है, वो जो बच्चा होता है, वो 9 महीने 9 दिन होने से पहले ही प्री मेच्योरली वो मरा हुआ पैदा होता है। ठीक, और या तो फिर बहुत वीक होगा, बहुत दुबला पतला पैदा होगा, 9 महीने से पहले ही पैदा हो जाता है। कई बार मरा पैदा होता है, कई बार जिंदा पैदा होता है। वो क्यों होता है, ब्रुसलोसिस की वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगला है द डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज इन पोल्ट्री कॉजेस फेरोसिस, मैग्नीज की डिफिशियंसी जब होती है पोल्ट्री के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरोसिस बोलते हैं। पैरा पैराकिरोटिस इज कास्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से पैराकिरोटिस हो जाता है। ऑक्सीडेशन इन फैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन, जब फैट के अंदर ऑक्सीडेशन होने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। प्रोटीन व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड हीट कोगुलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि क्या होता है, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए।
इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, इसकी थोड़ी सी रीच बढ़ाइए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।